डॉक्टर राकेश, आप ही से शुरुआत कर ले रहा हूं। दो पक्ष है। एक पक्ष यह है कि खामनेई जी के मौत के बाद ईरान रीग्रुप हुआ है और उससे ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ रहा है, वो ऑर्गेनाइज हो गया, उसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है। दूसरा जो बात सोनिया गांधी ने आज अपने उसमें उठाई है, मैं सुबह, हालांकि इस पे हमारे यहाँ बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक वाजिब बात उठाई और मेरे हिसाब से उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है। क्योंकि नहीं तो होता ना कि आपने एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मिली नहीं, उस पर तो टिकट नहीं लगा था तो बैरंग लौट आई, तो वो डाकिया नहीं था तो डाकिया होली की छुट्टी थी, तो इस तरह का नहीं है। मैंने अपना विचार एक भारत के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दे दिया है, आप बोलिए, आप कहिए गलत किया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ उल्लंघन है यूएन के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आप किसी के देश के हेड ऑफ उस स्टेट को आप नहीं मार सकते हैं, चाहे जितना युद्ध हो। ये यूएन चार्टर के हिसाब से सारा उल्लंघन है, हमारे यहां से चू भी नहीं की गई है। अब मोदी जी किसके दबाव में आके यूएई को कह रहे हैं नहीं 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 आपके साथ बुरा हुआ? अरे यूएई के साथ नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्पष्ट है। यूएई में अमेरिकन बेस के ऊपर हमला हुआ है, यूएई के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये दोनों भी स्पष्ट कर दें डॉक्टर राकेश, दोनों चीजों पे कि इन्होंने क्या ठीक से तौलने में गड़बड़ हो गई थी ईरान के ओवरऑल उसको, डीएनए को भी और ईरान की तैयारी को भी, नंबर एक। नंबर दो, जो सोनिया गांधी ने लिखा वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस समय के बीजेपी नेतृत्व पे लगा रहा है। मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर राकेश जी। पहले बात सर ईरान की ताकत की और आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरफ बढ़ सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। आपने छोटा सा संकेत किया कि जमीनी लड़ाई के बिना काम नहीं चलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे कल कुछ हल्का सा इशारा किया है कि हम अपने ट्रुप्स वहां उतार सकते हैं। संयोग से मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं और हमने अपनी शुरुआती किताबों में एक जुमला पढ़ा था कि सेना पेट के बल चलती है। उसका आशय होता है कि जब कोई युद्ध हो तो सेना की जो आपूर्ति लाइन है, उसकी लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो गोला बारूद हो, खान पान हो, पानी की भी जरूरत होती है, कई कई दिन जमीन पर अगर लड़ाई लड़नी है तो अगर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिक आसमान से उतारेगा तो उसकी हालत वही होगी जो उसकी अफगानिस्तान या वियतनाम में हुई थी, उससे ज्यादा होगी। इसमें दो अंतर हैं, तालिबान और ईरानियों में। अफगानिस्तान और ईरान में जो अंतर है वो बेसिक अंतर यह है कि तालिबानी उस तरह न तो पढ़े लिखे थे, न उसके पास ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन थे जैसे ईरान के पास। ईरान में महिलाओं पर जुल्म का बहुत ज्यादा ढोल पीटा जाता है, हम लोग उसके हमेशा से विरोध में रहे हैं कि इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद पश्चिमी मीडिया ये नहीं बताता है कि ईरान में आधी से ज्यादा महिलाओं की आबादी हायर एजुकेशन में है, वैज्ञानिक हैं, सिस्टम के बड़े से बड़े ओहदों पर महिलाएं वहां पर हैं। ईरान के पास अपना सैटेलाइट है, ईरान के पास अति आधुनिक उच्चतम स्तर के हथियार बनाने की सारी सुख सुविधाएं हैं जो अफगानिस्तान पर नहीं थी। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा तो समझ लीजिए खंदक की गलियों की, शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। वियतनाम से भी जब ताबूत लौटे थे तो अमेरिका उठ खड़ा हुआ था अपनी सरकार के खिलाफ। अफगानिस्तान से भी इसीलिए लौटना पड़ा था कि अमेरिकी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी 4 ताबूत लौट गए हैं और भी संख्या है। तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने नहीं उतरेगा। हवाई हमले चलते रहेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, आधुनिक युद्ध प्रणाली बदल चुकी है। अब उस तरह से जमीनी लड़ाई होती भी नहीं है, इसलिए भी नहीं होती है कि एकदम सटे हुए देश नहीं है। हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? हम ही पीओके को कब्जा करने नहीं गए थे।
तो अमेरिका तो इतनी दूर से नहीं आने वाला। अब जहां तक सवाल सोनिया गांधी के इस आलेख का है, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ही स्पष्ट कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया था कि अली खamenei की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी बेहद अखरने वाली है। लिखित बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब उससे आगे सोनिया गांधी ने आलेख लिख दिया। उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो हमारे अपने संविधान के अनुच्छेद का जिक्र किया है, दूसरा उन्होंने नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी के ही सबसे बड़े लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के 2001 के ईरान दौरे की याद दिला दी है। वे तस्वीरें हमने भी साझा की हैं लगातार, अटल जी जब गए थे वहां पर। सोनिया गांधी जो सवाल पूछ रही हैं वो ज्यादा बड़ा सवाल है। क्या भारत और भारत की विदेश नीति इतनी विवश हो गई है कि हम अपने परंपरागत मित्र, सदियों पुरानी दोस्ती है सर, आजाद भारत की भी बात नहीं है, ईरान और भारत की मित्रता का प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ जो फारसी भाषा आम बोलचाल की भाषा में शामिल थी, सरकारी कामकाज की भाषा थी, उसकी जड़ें भी तो ईरान में है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक, ईरान के साथ हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। मोदी जी तो मई 2016 में तेहरान में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत और ईरान की दोस्ती तो इतिहास से भी पुरानी है। 700 साल पुरानी कुरान शरीफ की प्रतियां लेकर गए थे, इन्हीं अली खamenei के तोहफे में दी थी और राष्ट्रपति को दी थी। और आज उनकी हत्या पर, उनके देश पर हमले पर अगर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब मैं उस ज्यादा महत्वपूर्ण कोण की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसकी वजह तलाशनी होगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजह पर बात नहीं की है। हम और आप तो पत्रकार हैं, हमें वजह तलाशनी है। हमें ये सवाल पूछना है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। खाड़ी के उन तमाम देशों के मुखियाओं को फोन कर रहे हैं, इजराइल जो आक्रांता है, जो आक्रमणकारी है, उसके मुखिया को टेलीफोन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुलेमान से बात कर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात के, ओमान के शाह शेख से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब के शाह से बात कर रहे हैं। उन देशों पर हमला तो ईरान ने खुद भी स्वीकार नहीं किया। ईरान ने कहा है हमने अपने मित्र खाड़ी देशों पर हमला नहीं किया। वहां पर जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं वे हमारे निशाने पर है। तो बड़ा सवाल यह है कि वो मजबूरी कौन सी है, कौन सी नस दबी है, क्या कोई फाइल है, क्या कोई और ऐसा समझौता है जिसके चलते प्रधानमंत्री कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और आनंद जी, मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहता हूं। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय राजनय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि एक देश का मुखिया दूसरे ऐसे देश में गया हो जो चंद घंटे बाद लड़ाई छेड़ने वाला हो, तो देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी सुगबुगाहट, इतनी आहट भी न लगे कि मैं जिस देश में 2 दिन से दावत उड़ा रहा हूं, तमगे पहन रहा हूं सम्मान के, वो देश अपने पड़ोसी दूसरे देश पर हमला करने जा रहा है, लड़ाई शुरू होने वाली है। उन्हें ये मालूम ना हो, उन्हें बताया भी ना जाए, या इसका दूसरा पहलू है, अगर उन्हें मालूम था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम खाड़ी देशों में बसे हुए 90 लाख से 1 करोड़ भारतीयों के लिए कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं उन्होंने इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई पहल की? वहीं 2 दिन रुककर क्यों नहीं नेतन्याहू से कहा कि जंग अच्छी चीज नहीं है, लड़ाई मत कीजिए? क्योंकि मोदी जी तो वो राग अलापते हैं ना, युद्ध नहीं बुद्ध का समय है, हम तो बुद्ध के देश हैं। और ये वही नरेंद्र मोदी है जो वॉर रुकवा देते हैं। पापा, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी को इजराइल में 2 दिन रहकर युद्ध की इत्तिला नहीं मिली, तो ये उनकी, भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने जा रहा है, आपको आहट नहीं हुई? इन सवालों के जवाब मिलना चाहिए। जी।